यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम शाकिर उमर गुज्जर साहब से डिटेल में बात करेंगे कि ये जो डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन है जो एहतजाज करने जा रही है, कल प्रेस क्लब पे पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि दूध की फ़रोख्त में यानी इस वक्त अगर जो ये रेट्स मांग भी रहे हैं वो कर भी दिए जाएँ तब भी इन्हें जो कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। उनका ये कहना है कि पानी और दूध तकरीबन एक ही कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पे बात हुई कहने जाएगी। एक छोटा सा वक्फा है, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाकिर उमर गुज्जर साहब। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि ये जो कैटल एंड डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो कल पुरअमन एहतजाज करने जा रही है, ख़ास तौर पे कराची प्रेस क्लब पे ये एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना ये डिमांड ये है कि जी दूध की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। दूध और पानी एक कीमत पर फ़रोख्त नहीं हो सकते हैं और अगर ये नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर ये समझा जाएगा कि बेसिकली डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का जो है मुआशी कत्ल किया जा रहा है। शाकिर उमर गुज्जर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कहा जाता है, मतलब इस वक्त जिन निरखों पे दूध की फ़रोख्त की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि अगर आप लोगों को नुकसान हो रहा है तो सर फिर कैसे ये नुकसान बर्दाश्त किया जा रहा है और कंटिन्यूसली इन कीमतों पे दूध की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि ये दूध की कीमतें भी बाकायदा कोर्ट की तरफ से फिक्स्ड कीमतें हैं? देखिए जी, कोर्ट के तो अहकामात थे इसकी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा मेट्रो न्यूज़ का कि हमारी आवाज़, हमारे मुकदमे को सही अंदाज में अवामुन नास के सामने रखने के लिए आपने मुझे मदऊ किया। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का समझना कि आखिर को हम इतना शोर शराबा, इतना वावेला क्यों कर रहे हैं। आखिर को हमने एक कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज का फैसला क्यों कर लिया और पिछले साल हमने नेशनल हाईवे पे एहतजाजी मार्च किया था जिसमें हम पे FIR भी। तो हम सबको ये समझ लेना चाहिए, जिस तरह अवामुन नास के लिए महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए भी बढ़ रही है। बिल्कुल इनपुट्स आज़ाद हैं, आउटपुट कंट्रोल है। आप मुझे बताएं कि शुत्र बेमुहार की तरह इनपुट्स बढ़ रहे हैं, अजनास को बतौर ईंधन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा, फार्मर्स अपने जानवरों को क्या खिलाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जी हर चीज़ के लिए इदारे मौजूद हैं, इदारों को अपना काम करना चाहिए। मैंने फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, यूनुस डागा साहब को मैंने खतूत लिखे हैं कि जी अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए जो फीड में इस्तेमाल होते हैं, ताकि दूध की कीमतें कम हो सकें। कट्टड़ों बछड़ों की जानें बचाने के लिए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बारहा लिखता रहा हूँ कि जी भैंस की कीमत अब 2 लाख हो गई है। अच्छी भैंस की 2 लाख है और हल्की भैंस की कीमत 1,60,000 तकरीबन है। अब हम गैर मुल्क से काउज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोकल ब्रीड को इम्प्रूव करें। आखिर को हम दूध की कीमतें कब तक बढ़ाते रहेंगे? तो या तो इसे डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले किया जाए, जिस तरह इनपुट्स की कीमतें आज़ाद हैं, आउटपुट को भी आज़ाद छोड़ दिया जाए। जब आउटपुट आज़ाद होगा तो उसकी कीमतें सही मिलेंगी, इन्वेस्टर आएगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें अपने मकाम पे आ जाएंगी। सर ये बताइएगा, जो एक आवाम को शिकायत रहती है, पहले भी जब अदालत के अहकामात पे दूध को चेक किया गया, मार्केट में सर आम हार्मोन्स के इंजेक्शंस जो हैं वो बिकते थे। हर कैटल फार्मर जो है ना वो अपनी भैंसों को, मुझे नहीं याद कि अगर हम आज से 2 साल या 3 साल पहले चले जाएं तो किसी कैटल फार्म में बगैर इंजेक्शन के दूध की चुवाई होती थी। बाकायदा इंजेक्शन लगते थे, उसके बाद वो लगते थे। उस वक्त फार्मर्स खुश थे, आज बहुत परेशान हैं और नाराज़ हैं। अच्छा जी, देखें, हम सब में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हम पिछले 18 साल से, सुप्रीम कोर्ट ने जब तक पाबंदी लगाई है, अपने जानवरों को बेतहाशा और बेदरिग इंजेक्शन लगा रहे थे, अब उन पर पाबंदी हो गई है। मैं समझता हूँ ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक, और जाहिर सी बात है कि जब हार्मोन का इंजेक्शन लगता था तो उसकी पैदावार बढ़ती थी, उसकी खुराक बढ़ती थी, वो स्लॉटर होने भी जब जाता था तो उसकी कीमत ज्यादा मिलती थी, उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ता था जानवर का। तो अब वो सब चीजें नहीं है तो फार्मर तो रोएगा ना। तो मकसद कहने का ये है कि जेनेटिक्स पे हमने काम नहीं किया अब तक, हमें जेनेटिक्स पे काम करना चाहिए।
हमें न्यूट्रिशन पे काम करना चाहिए। हमारा फार्मर नाख्वानदा फार्मर है, उन्हें एजुकेट करना चाहिए। हम PPDL के नाम से एक एक्सपो भी करते हैं कराची एक्सपो में, जो अब जुलाई में होने जा रही है इंशाल्लाह। हम उसमें सेमिनार्स करते हैं कि फार्मर्स को एजुकेट करें, जेनेटिक्स पे हम काम कर रहे हैं कि अपनी ब्रीड को, लोकल ब्रीड को इम्प्रूव करें। हम बाहर से भी काउज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि हम तादाद को बढ़ाएं, हम मिकदार को बढ़ाएं ना। अच्छा सर, एक बात ये कही जाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज का भी मैंने विजिट किया है, कि ऑस्ट्रेलियन काउज जो है ना सर, उनकी ईल्ड, जो दूध की पैदावार है, वो पाकिस्तानी भैंसों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। दूध की क्वालिटी, उसकी पैदावार, उसकी तमाम चीज़ें। और अगर आप फाइनेंशियली देखें तो वो जो ऑस्ट्रेलियन काउज हैं वो कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल आपको पड़ जाती हैं जब आप उसकी पैदावार देखते हैं। मैं वैसे कीमतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन पैदावार के लिहाज से ना आपको उन्हें कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना आपको उन्हें कोई वंडा या कोई प्रोटीनिशियस डाइट ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत है। नॉर्मल ग्रास फेड ऑस्ट्रेलियन काउज आपको अच्छी ईल्ड देती हैं। सर, क्या हम उन काउज का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्रीड को कुछ चेंज करके, कुछ ईल्ड बढ़ा के उस पर काम नहीं कर सकते? देखें जी, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के। मैंने बात की कि जेनेटिक्स पे काम नहीं हुआ। रेड सिंधी काउ, चूंकि हम सिंध में बैठे हैं, हम लोकल ब्रीड की सिंध से शुरू करते हैं। रेड सिंधी, फिर है साहिवाल, फिर है हमारी पाकिस्तान दुनिया के उन 3 खुशकिस्मत तरीन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है जहां वाटर बैफलो पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान की कुंडी और नीली रावी है, नीली रावी जो कि अब क्रॉस हो गई, नीली रावी हो गई। तो हमें उनकी दूध देने की सलाहियत को बढ़ाना चाहिए। ब्राज़ील हमसे रेड सिंधी लेके गया, रेड सिंधी हमारे पास 8 लीटर रोज दे रही है, 7 से 8 लीटर। ब्राज़ील में जाके 40 लीटर रोज दे रही है। क्यों? जेनेटिकली उस पे काम, जेनेटिकली उसे इम्प्रूव किया गया। जैसे पोल्ट्री में काम हुआ है, हमें हमारे इदारों को, फार्मर्स को, हम सबको फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए और हमें ब्रीड पे काम करना चाहिए, उसकी दूध देने की इस्तिताअत को बढ़ाना चाहिए, उसके इम्प्रूव करना चाहिए। हमें बीफ ब्रीड पे काम करना चाहिए, हमें बीमारियों को नापैद करने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट पे चले जाएं। अच्छा सर, बात यहाँ प्राइस पे हम आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली अपनी जगह है। खालिस दूध जो है ना, वो इस वक्त आज के दौर में कराची जैसे शहर में नायाब है। अगर मुझे खालिस दूध चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं खुद अपने घर में कोई छोटी मोटी कैटल फार्मिंग करूं, कोई एक आध गाय, कोई भैंस अपनी पालूं, तो तब मुझे खालिस दूध मिल सकता है। वरना बगैर मिक्सिंग का, जब तक कि गाय का दूध नहीं मिक्स किया जाता भैंस में, जब तक कि पानी नहीं मिक्स किया जाता, किसी सूरत कराची के कंज्यूमर्स को खालिस दूध, किसी आप कोई मुझे एक शॉप बता दें जहाँ से आप कहें कि हाँ ये प्रॉपर फुल क्रीम खालिस दूध है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह और सक्खर और दीगर कुछ सिंध के शहर हैं जहां आपको खालिस और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दूध कराची और हैदराबाद में। वो क्यों? क्योंकि हम हाई कंसंट्रेट देते हैं। हमारे पास 8 फैट तक का दूध है, जबकि पंजाब में वही चूंकि 6 फैट तक का, 5 फैट तक का दूध मिलता है। बात है कंज्यूमर को तो पता ही नहीं चलेगा अगर आप खालिस दूध भी देते हैं। मैं जो दावा कर रहा हूं मैं उसे साबित कर सकता हूं। देखें, आपने सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन अबरार शेख, इंतहाई एनर्जेटिक और इंतहाई काबिल अफसर है, उन्हें आपने लिया। उन्होंने मुसलसल सर्वे किए, भैंस कॉलोनी के सर्वे किया। अभी हाल ही में हमारे सेक्रेटरी जनरल जो है हैदराबाद के, हमने नोटिस दिए हैं डेयरी फार्म्स को। और दूध के डेयरी फार्मर्स पे तो हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं और मिडल मैन रखता है। आगे दुकानदारों पे चुके इदारे बन चुके हैं, उनका काम है। मैं ये दावा करता हूं कि कराची जैसा दूध, गुजर डेयरी के नाम से मेरी शॉप है न्यू कराची सिंधी होटल पे, आप जाएं वहां पे हमने मिल्क एनालाइजर रखा हुआ, जो भी जाए दूध खरीदे उसका उसी वक्त टेस्ट कर ले। शहर में 1 या 2 दुकानें होंगी ना सर? नहीं, बहुत है। आमतौर पे शॉपकीपर्स जो है ना सर, हजारों दुकानें हैं, वो ही सर पानी मिलाता है। अगर आपकी बंदी में आप उसको सही दूध दे भी देंगे तो आगे से जो दुकानदार है ना, वो अपना मुनाफा सही करने के लिए आगे से उसमें पानी मिलाएगा। देखें जी, उसका भी एक फार्मूला है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। जो कराची की बड़ी दुकानें हैं
उन पे बहुत अच्छा और खालिस दूध मिलता है। जो छोटी दुकानें जिन पे 1 मन 2 मन वो अपने अखराजात निकालने के लिए ज़रूर कर लेते होंगे, उनके लिए फूड अथॉरिटी को काम करना चाहिए। क्योंकि मैं ये दावे से कह रहा हूँ, मैं इसे साबित भी करूंगा क्योंकि मैं टास्क फोर्स में भी शामिल हूँ फूड अथॉरिटी की, तो हम इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं और हम मिल्क एनालाइजर लेके तमाम कराची के अंदर सर्वे भी करेंगे इसका फूड अथॉरिटी के साथ इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अब कीमतों पे आते हैं। आप क्या कहते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि जब कोर्ट से ऑर्डर्स हुए थे और कीमतें फिक्स हुई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि महंगाई को देखते हुए दूध की कीमत को बढ़ाया जा सकता है, तो इस वक्त आप क्या कहते हैं कि दूध की कितनी पर लीटर कीमत होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, जो आप डिमांड कर रहे हैं, देखिए मैं तो 116 रुपए, चूंकि अजनास की कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं और मवेशियों की कीमतें तो मुसलसल बढ़ रही हैं, तो हम इनसे मुतालबा ये कर रहे हैं, पहले तो ये कि जैसे इनपुट आज़ाद है, कीमतों से कैप ख़त्म कर दिया जाए मुल्क भर में, ताकि फार्मर तरक्की करे और इसमें इन्वेस्टर आए। दूसरी सूरत में चूंकि प्राइस ऑफ कंट्रोलर इसे कंट्रोल कर रहा, हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दी जाएं। तीसरी सूरत इसकी ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट में तय हुआ था कि हर 4 माह बाद फूड इन्फ्लेशन रेट जितने फीसद बढ़ा है उतनी हमारी कीमतें बढ़ा दी जाए। सर, तो ये कौन इसका फैसला करेगा कि फूड इन्फ्लेशन रेट कितनी बढ़ी और कितनी फीसद इसकी कीमत बढ़नी? देखें जी, फूड इन्फ्लेशन रेट तो आपके और हमारे सामने है। हम 2 उंगलियां कंप्यूटर पे मारते हैं अपने लैपटॉप पे, सामने आ जाएगा हमारे, तो उसके मुताबिक बढ़ा दें। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 116 रुपये आ जाए, क्योंकि भूसे की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दीगर अजनास की कीमत वो जाहिर सी बात है कम भी होंगी। तो हम पूरे महीने की जब एवरेज, साल की एवरेज पे जाते हैं तो वो कम अज़ कम 110 रुपये या 108 रुपये बनेगी। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि कराची या शहरों में जो है ना वॉशिंग मशीन का दूध भी फरोख्त होता है। सर, क्या कहानी है? हम पड़ोसी मुल्क के टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं, अपने यहाँ देखते हैं, क्या है सर ये? कोई कहते हैं दही, कोई ऑयल के अंदर साबुन मिला के उससे दही बना ली जाती है, कोई कहता है इतनी मेहनत तलब काम है। समझ में ये नहीं आता कि अगर यही काम करना हो तो फिर कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है? देखें जी, वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने ये पिछले दिनों सहाफ़ी हजरात से गुफ्तगू में कहा कि वॉशिंग मशीन का दूध फरोख्त हो रहा है। देखें, इदारे बना दिए गए मौजूद हैं, अगर वॉशिंग मशीन का दूध फरोख्त हो रहा है तो कार्रवाई की जाए, हम उनके साथ हैं। और अगर मुल्क भर में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 8 करोड़ मवेशी हैं दूध देने वाले, तो उनका दूध कहां जा रहा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि जी आखिर को वॉशिंग मशीन का जो कुछ दूध फरोख्त हो रहा है, जो हम क्या होता क्या है सर? अगर ये फरोख्त हो रहा है तो वो क्यों फरोख्त हो रहा है? हम दूध पैदा करने वाले 5वें बड़े मुल्क हैं दुनिया के, आखिर को मुल्क में वॉशिंग मशीन का दूध क्यों फरोख्त हो रहा है? सवाल यही पैदा हो रहा है। तो हमें दूध की पैदावार बढ़ानी चाहिए, हमें दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाना चाहिए, हमें जेनेटिक्स पे काम करना चाहिए। फिर बात वही आ रही है, तो कहने का मकसद ये है कि दूध की पैदावार बढ़ाएं ताकि दूध की कीमतें कम हो और मिलावट शुदा दूध फरोख्त ना हो। जी जी जी, सर, एक आखिरी क्वेश्चन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम के करीब है। ये मुझे बताइएगा कि अगर आपके इस एहतजाज पे कोई अमल दरामद नहीं किया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर क्या किया जाएगा? क्या लाएअमल क्या है सर? देखें जी, पिछले साल भी हमने एहतजाज किया था, सिंध हाई कोर्ट से हमने अहकामात ले लिए थे कमीशन कराची के लिए, पर उसके बावजूद हमने उससे पहले नेशनल हाईवे पे इस मरतबा भी मैं इन्हें कहता हूँ कि देखें, हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं करना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन है, तेल माशाल्लाह निकल चुका है, टूरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान का चेहरा, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम ऐसे एहतजाज नहीं करना चाहते जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने खराब हो। अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, रेलवे ट्रैक, मेहरान हाईवे, हम बैक वक्त उस पर एहतजाज के लिए निकल सकते हैं, अपनी भैंसों के साथ निकलेंगे। और अगर हमें ये रेट नहीं देंगे तो हम इंतहाई सतह तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, साथ मौजूद थे डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाकिर उमर गुज्जर। उम्मीद करते हैं कि जो एहतजाज कर रहे हैं, अगर इनका जायज़ एहतजाज है तो इससे अथॉरिटीज़ इसका नोटिस लेके, बजाय इसके कि ये और मज़ीद सीवियर एहतजाज बने, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे इन्हें ब्लॉक किया जाए, बल्कि इसे इसी सतह पे हल कर लिया जाए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के अथॉरिटीज़ बैठें, ये बैठें, स्टेक होल्डर्स बैठें, कंज्यूमर्स बैठें और तमाम लोग मिलकर कोई एक फैसला करके कोई एक कीमत निकाल ली जाए जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।